अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 हमारा बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन, और उसके साथ साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर मुझे कुछ कमेंट्स के अंदर ये मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप फेडरल बुक क्लास 11 स्टार्ट करवाएं। सो मैं आज का जो भी लेक्चर दे रही हूँ, आज के बाद जितने भी बायोलॉजी के लेक्चर्स दूंगी उसके अंदर मैं मिक्सअप लेक्चर्स दूंगी सिंध और फेडरल बोर्ड दोनों का। मींस मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ सिंध बोर्ड की बुक से कवर नहीं होंगे, बल्कि उसके अंदर फेडरल बोर्ड के अंदर जितनी भी मटेरियल है उसका या उसका जो भी लेक्चर है उसको मिक्सअप करके मैं अपना लेक्चर बनाने जा रही हूँ। तो आज का जो मेरा लेक्चर है हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन का डिफरेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये बेसिकली हमारा सिंटेक्स और फेडरल बोर्ड दोनों के बुक से कंप्राइज किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन का डिफरेंस। इसके डिफरेंस से पहले अगर आपको नहीं पता कि हाइड्रोलाइसिस क्या है या कंडेंसेशन क्या है, उनके अंदर आपको लेक्चर नंबर 2 का लिंक पुट कर दूँगी, आप उस लिंक से लेक्चर नंबर 2 को डिटेल में देख सकते हैं। Now what is the difference between hydrolysis and condensation? We are going to see this. हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें, एज वी नो कि हाइड्रोलाइसिस हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। अगर इसके हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस इज़ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होते हैं, जैसे हमारे पास ये एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, ठीक है, और इस पॉलीमर्स के अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं। हाइड्रोलाइसिस के अंदर हमारा पॉलीमर मतलब हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाते हैं। मतलब हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, मोनोमर्स में चेंज हो जाते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस के अंदर पॉलीमर मोनोमर में चेंज हुए तो चेंज होते वक्त इन पॉलीमर्स के बीच में जो भी बॉन्ड थे वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस इज़ द बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन हमारे पास बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस होता है या बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। नाउ व्हाई वी आर सेइंग दिस कि कंडेंसेशन बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है, एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक बड़ा पॉलीमर बना देते हैं। तो आप देखें ये तीनों मोनोमर्स क्या है, सेपरेट हैं, लेकिन जब इन मोनोमर्स से पॉलीमर बनेगा तो पॉलीमर कैसे बनेगा, जब ये 3 मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। तो कंडेंसेशन के अंदर हमारी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन के सेकेंड डिफरेंस की, तो याद रखें हाइड्रोलाइसिस हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। हाइड्रोलाइसिस हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, मतलब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। और अगर हम कंडेंसेशन प्रोसेस की बात करें तो ये हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड प्रोसेस है। अब एनर्जी रिलीज़ और एनर्जी कंज्यूम का मतलब क्या होता है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो जब ब्रेक होने के बाद वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हमें पता है हाइड्रोलाइसिस के अंदर बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और आई हैव टोल्ड यू कि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस एनर्जी रिलीज प्रोसेस। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंडेंसेशन की, मीन्स हमें मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर्स में चेंज करना है, यहाँ हमें बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी है। तो जब भी हमें बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी होती है वहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सो देयरफॉर वी से कंडेंसेशन इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। नाउ उसके बाद हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो ये थर्ड हमारा डिफरेंस तो नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द सिमिलर पॉइंट बिटवीन हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन। व्हाट द सिमिलर पॉइंट? सिमिलर पॉइंट इज़ दैट इन द बोथ प्रोसेस एंजाइम्स आर यूज्ड, मतलब दोनों प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स क्या हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लॉ करके उस रिएक्शन को इजीली परफॉर्म करवा देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो या कंडेंसेशन प्रोसेस हो, दोनों के अंदर एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद हम इसके डिफरेंस की बात करें तो हाइड्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो हमारा ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस होता है।
हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हमारा ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है? एज़ वी नो कि हमारा जो फूड हम जो इंटेक करते हैं उसके अंदर फूड के बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन उसमें होता है, उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट भी प्रेजेंट होता है। तो जब ये लार्ज प्रोटीन और फैट हमारे स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ जाके ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, वी नो वेरी वेल। तो जब हमारे पास ये जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर या स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर चेंज होता है तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल रहे होते हैं? हाइड्रोलाइसिस का नेम दे रहे होते हैं। मतलब डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होते हैं, दिस इज़ बेसिकली अवर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस ही है। हम बात करें अगर कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, तो देखिए जैसे हमने बात की कि डाइजेशन तक जो हमारा प्रोसेस था वो हमारा हाइड्रोलाइसिस था। अब जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है तो उसके बाद ये स्मॉल पार्टिकल्स जाते हैं सेल के पास। ठीक है, जब ये स्मॉल पार्टिकल्स सेल के पास जाएंगे, सबसे पहले याद रखें किस फॉर्म में होंगे स्मॉल पार्टिकल्स? अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये फैटी एसिड और ग्लाइस्ट्रोल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब ये स्मॉल पार्टिकल सेल में जाएंगे तो होगा कुछ यूँ कि सेल इन स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि इन मोनोमर्स को मिलाकर फिर से एक बड़ा पॉलीमर बना देगी। ठीक है, सेल ने क्या क्या इन स्मॉल फैटी एसिड और ग्लाइस्ट्रोल को मिला के या इन स्मॉल अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके दोबारा से एक बहुत बड़ा पॉलीमर बना दिया। तो देखें वहाँ कौन सा प्रोसेस हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्मॉल से हमने लार्ज पॉलीमर बना दिया। और मैंने आपको बताया था जब स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नेम देते हैं। तो सेल जब स्मॉल मोनोमर से लार्ज पॉलीमर बनाता है तो उस वक्त उस प्रोसेस को भी हम कंडेंसेशन का नेम दे रहे होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस का नेम भी देते हैं। अब कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस का नेम क्यों देते हैं? बिकॉज वी नो कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर या कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं? रिमूव हो रहे होते हैं। तो जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, देयरफॉर वी से द कंडेंसेशन प्रोसेस आल्सो अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सा डिफरेंस था बिटवीन द हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के कुछ मेन पॉइंट जो कि फेडरल बोर्ड में भी दिए हुए हैं और उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक्स एंड टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिए हुए हैं। वाटर दिस, तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में सबसे पहले याद रखें वाटर इज़ मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट। वाटर हमारे पास एक मोस्ट एबेंडेंट कंपोनेंट है। एबेंडेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। तो चाहे हम अपने अर्थ की बात करें या हम लिविंग बॉडी की बात करें, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली चीज़ हमारे पास या पाए जाने वाला कंपाउंड हमारे पास वाटर ही है। बिकॉज हमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो सेल का लिविंग पार्ट होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म का नेम देते हैं वो भी हमारे पास 70 to 90% वाटर पे ही कंसिस्ट होता है। इट मीन्स वाटर किसी भी चीज़ में चाहे वो सेल हो या हमारी बॉडी हो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसी तरीके से हम अपनी बॉडी में भी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर हमें चाहिए होता है। उसके बाद वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द केमिकल रिएक्शंस। मीन्स वी कैन से दैट जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जितने भी हमारे केमिकल लेब्स में रिएक्शंस होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो होते हैं वहाँ वाटर मेन इसेंशियल रोल प्ले करता है। क्यों मेन रोल प्ले करता है? बिकॉज वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं ना। क्यों डिज़ोल्व हो जाते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब वाटर की बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों बहुत सारे सॉल्यूट्स जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की, तो वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है। वॉट डज़ इट मीन? इट मीन्स वाटर के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ द मीडियम ऑफ द लाइफ। उसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसाइंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसाइंथेसिस के लिए सबसे पहले हम फोटोसाइंथेसिस की
एक इक्वेशन देख लेते हैं। इस इक्वेशन को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए हमें पता है फोटोसाइंथेसिस क्या है। फोटो मीन्स लाइट एंड साइंथेसिस मीन्स मेक। जब भी प्लांट लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसाइंथेसिस। अब प्लांट कौन सा फूड बनाता है, उस फूड का नेम होता है ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट जो फूड बनाता है उसका नेम होता है ग्लूकोज। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि प्लांट यूज़ करता है वाटर को और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ में मौजूद होती है लाइट। और जब प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है तो रिजल्ट में बन जाती है हमारे पास ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होगा C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ आप नोट करें कि जब भी वाटर प्लांट ने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया तो यहाँ ग्लूकोज बन गई। अब ग्लूकोज कैसे बनी, प्लांट ने अपना फूड कैसे बनाया, प्लांट ने अपना फूड बनाया विद द हेल्प ऑफ द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वाटर एक रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसाइंथेसिस। यहाँ हम वाटर को रॉ मटेरियल का नेम देते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब इस रॉ मटेरियल, जिस भी चीज़ से कोई चीज़ बनती है उसको हम रॉ मटेरियल का नेम देते हैं। तो ग्लूकोज किसकी हेल्प से बनी, वाटर की हेल्प से बनी, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसाइंथेसिस। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंस थी वाटर की हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में। उसके अलावा भी हम डेली लाइफ में बात करें तो वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइक हमारी कुकिंग से लेकर वॉशिंग तक की बात करें तो हर जगह पे वाटर एक मेन रोल प्ले करता है। नाउ अब हम बात करते हैं वाटर की बॉन्डिंग की, कि वाटर किस टाइप की बॉन्डिंग करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम वाटर की बॉन्डिंग को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हमारा बायो का टॉपिक है या ये हम बायो की बुक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बॉन्डिंग का कहाँ से डिस्कशन है। तो बॉन्डिंग की डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी आगे चल के जब हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे इन्हेंस कर रहा होता है। या ये क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि सिर्फ वाटर ही क्यों ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा होता है। तो उससे पहले हमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है कि वाटर की बॉन्डिंग क्या है। मीन्स जितनी भी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर की बॉन्डिंग की वजह से आती है। तो हम समझते हैं वाटर की बॉन्डिंग को। वाटर की बॉन्डिंग को समझने से पहले हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग का नेम है कोवलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। लेकिन वाटर जो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है या वाटर की बॉन्डिंग हम कोवलेंट बॉन्डिंग का नेम क्यों देते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है इट इज़ द बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड। ठीक है, ये हमारे पास वो बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं। मतलब दोनों एटम्स या जितने भी एटम्स हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम कोवलेंट बॉन्डिंग का नेम देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट सपोज वी नो दिस इज द ऑक्सीजन। हमें पता है वाटर जो है ऑक्सीजन से मिलकर बना और साथ में इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 2 में यहाँ बना देती हूँ और यहाँ, तो कितने हो गए, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास टोटल सिर्फ होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन चाहता है कि वो डुप्लेट रूल को पूरा कंप्लीट कर ले। डुप्लेट रूल का मतलब है हाइड्रोजन चाहता है कि उसके शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। इसी तरीके से ऑक्सीजन चाहती है कि वो ऑक्टेट रूल को पूरा कर ले। अब ऑक्टेट रूल क्या है कि ऑक्सीजन चाहती है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। नो, अब क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये दोनों बस में क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन ये भी आपस में क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। अब म्यूचुअल शेयरिंग से क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो अब देखें हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 और 2। इसी तरीके से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों हाइड्रोजन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी, तो हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए, 2। मतलब हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट रूल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, देखें यहाँ जो
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, वो क्या किए, म्यूचुअली शेयर किए। म्यूचुअली शेयर का मतलब ये कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और उसी शेयरिंग से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हो, ऐसी बॉन्डिंग को हम कोवलेंट बॉन्डिंग का नेम देते हैं। तो वाटर के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि वाटर के अंदर किस तरीके से हम बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्डिंग का नेम दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन किस तरीके से आता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन किस तरीके से आता है, इससे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग कि हमारे पास टू टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज नॉन पोलर। नाउ व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज नॉन पोलर। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इसकी एग्जाम्पल के अंदर हम बात कर सकते हैं CH4। ठीक है, CH4 हमारे पास मीथेन का फार्मूला है। अब मीथेन की फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर ना ही आपको कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और ना ही आपको कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो हम कहते हैं दिस इज द नॉन पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट हम अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेती हूँ HCl, तो यहाँ H पे हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ आपको मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखे उसको हम पोलर मॉलिक्यूल का नेम देते हैं। अब ये टॉपिक मैंने आपको क्यों पढ़ाया, ये मैंने टॉपिक इसलिए पढ़ाया बिकॉज हम कहते हैं कि वाटर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसकी केमिस्ट्री को भी समझते हैं कि वाई वी आर सेइंग दैट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल से पहले याद रखें वी हैव टू टाइप्स ऑफ एटम्स या टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कुछ हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कुछ हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स या एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे हमें पता है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। लाइक अगर मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जाती हूँ तो अर्थ क्या करेगी, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इसी तरीके से वो एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या, देखें मैं अगेन से वाटर का स्ट्रक्चर बनाती हूँ और मैं यहाँ इसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब होगा क्या, देखिए ऑक्सीजन हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। अब होगा कुछ यूँ, रियल कंडीशन में क्या होना चाहिए था, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की तो होना कुछ यूँ चाहिए था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए थे। दो सेंटर में होने का मतलब ये कि इससे हमें पता चल जाता कि जितने ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास हैं, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। लेकिन जब हम देखते हैं रियलिटी में, तो हम रियलिटी में देखते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये ऑक्सीजन के पास आपको ज़्यादा दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यहाँ मैंने आपको बना के दिखाने की कोशिश की। यहाँ चेक करें कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है, मतलब ये ऑक्सीजन से करीब है जबकि हाइड्रोजन से दूर है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से करीब क्यों है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो जब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो इसीलिए इसके ऊपर हम क्या चार्ज लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से थोड़े दूर होते हैं इसीलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाया ये हमने इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को शो नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ ये शो किया है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करीब में है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज शो कर दिया, और हाइड्रोजन से दूर है इसलिए हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। तो अब नोट करें, यहाँ हमारे पास
जब वाटर का स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट सी डेफिनेशन दी है डाइपोल। ना व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल की अगर हम बात करें कि डाइपोल क्या है, डाई मीन्स टू, पोल्स मीन्स हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं चार्जेस। ना व्हाट डज मीन बाय डाइपोल, हम कहते हैं कि डाइपोल हमारे पास इट इज द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास सेपरेशन है एक इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है, लीडिंग टू टू रीजियंस और पोल्स, टू रीजियंस भी कह सकते हैं या हम टू पोल्स भी कह सकते हैं। वाई वी आर सेइंग दिस, विथ अपोजिट चार्ज, ठीक है। इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है डाइपोल की, कि डाइपोल इट इज़ द सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज लीडिंग टू टू रीजियंस पोल्स विद अपोजिट चार्ज, कि ये हमारे पास एक तरह की सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, जिसके अंदर हमें टू अपोजिट चार्ज दिख रहे होते हैं। टू अपोजिट चार्ज का मतलब क्या है, कि वही हम अगर वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखें ये एक तरह की सेपरेशन है किसकी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अंदर क्या आ गई, सेपरेशन आ गई। और यहाँ देखें, यहाँ आपको टू अपोजिट चार्जेस भी दिख रहे हैं। ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी चार्ज डिफरेंट होता है उसको हम अपोजिट चार्ज का नेम देते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो डाइपोल हमारे पास एक तरह की कंडीशन होती है जिसके अंदर कंपाउंड्स पर टू डिफरेंट टाइप के क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, या टू डिफरेंट टाइप के पोल्स जनरेट हो जाते हैं, उसी को हम डाइपोल का नेम दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि टू हाइड्रोजन होते हैं और वन ऑक्सीजन का एटम मौजूद है वाटर के अंदर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड की लेंथ होती है 95.8 pm। pm मीन्स पिकोमीटर, पिकोमीटर हमारा मीटर का स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। सभी इसमें पूरी आवाज़ आएगी, उधर चले जाओ। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ बनेगी वो हमारी बनेगी 95.8 पिकोमीटर। और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है, उसके अलावा इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास है 104.45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं वाटर की प्रॉपर्टी। अब ये टॉपिक मैंने आपको क्यों समझाया, टॉपिक मैंने इसलिए समझाया बिकॉज इस वाटर की पोलैरिटी की वजह से ही हमें वाटर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने वाटर की बॉन्डिंग को क्यों पढ़ाया आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रही हूँ, दैट देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स। फर्स्ट फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और सेकंड फोर्स को हम नाम देते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड सेकंड इज इंट्रामोलिकुलर फोर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होती है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स होती है, ये जो बॉन्डिंग होती है, ये एलिमेंट्स के दरमियान होती है, और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है कंपाउंड्स के दरमियान होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ, ठीक है, वाटर बनने से पहले हमें पता है कि वाटर बना है टू हाइड्रोजन का और वन ऑक्सीजन। अब जिस फोर्स ने इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और वाटर की शेप दी, इस बॉन्डिंग को हम नेम देते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स का, ठीक है। मतलब वो फोर्स जो कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक कंपाउंड बना दे, ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ना इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर हम बात करें तो ये फोर्स होती है कंपाउंड्स के दरमियान। मतलब अगर मेरे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या 3 वाटर के कंपाउंड्स हैं और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, मतलब ये जो फोर्स है कंपाउंड के दरमियान हो रही है,
तो इस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स का समझ में आ गया, तो अब हम समझते हैं बेसिकली कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नेम से आपको आइडिया हो रहा है कि ये कोई ना कोई बॉन्ड है जिसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसकी अगर हम सिंपल से डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एक बॉन्ड होता है जो किसके दरमियान होता है, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं कि सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। मतलब आप जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर या नाइट्रोजन के साथ मिलकर या फ्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, उसके अलावा वो किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। अब किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उसको हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड ऑफ द वाटर, ठीक है। ये हमारे पास वाटर का एक कंपाउंड है। हमें पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ मैं बना देती हूँ वाटर का सेकंड मॉलिक्यूल और मैं इसके ऊपर चार्जेस भी लगाती जा रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ मैं बना देती हूँ वाटर का थर्ड मॉलिक्यूल और इसी तरीके से यहाँ मैं बना देती हूँ वाटर का फोर्थ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखें होगा क्या, जब मैंने वाटर के ये 4 मॉलिक्यूल्स बना दिए तो होगा कुछ यूँ कि हमें पता है कि यहाँ हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम दे रहे हैं। कैसे नाम दे रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, एक बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान। तो देखें ये एक तरह की बॉन्डिंग है किसके दरमियान, हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन का एटम इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम देंगे। और नोट करिए बॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान नहीं हो रही बल्कि ये बॉन्डिंग कंपाउंड्स के दरमियान हो रही है, इसीलिए इस फोर्स को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इसको मैं इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बोलूँगी बल्कि मैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलूँगी। और स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा रियल वाला बॉन्ड नहीं है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गैन होते हैं या शेयर होते हैं। ये हमारे पास जस्ट सिंपल टाइप के फोर्स है जो कि कंपाउंड्स को आपस में क्लोज कर रही होती है। उसके अलावा एक चीज़ नोट करें कि मैंने यहाँ जो बॉन्डिंग शो की, यहाँ जो मैंने फोर्स शो किया इसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। इसको मैंने डॉटेड लाइन से शो ही इसीलिए किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे पास वीक बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वाटर की 2 प्रॉपर्टीज़ विच इज़ एडेशन और सेकंड हमारे पास होता है कोहेजन। मतलब वाटर के पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक हमारे पास होती है एडेसिव और एक होती है कोहेसिव। अब एडेसिव फोर्स या एडेसिव प्रॉपर्टी क्या है, कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है। एडेसिव फोर्स का मतलब होता है कि द फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह की फोर्स होती है जो किसके दरमियान होती है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोहेसिव फोर्स की, तो कोहेसिव फोर्स हमारे पास फोर्स होती है बिटवीन द सिमिलर कंपाउंड्स या सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं वाटर की, मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाटर अपने ही जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब वाटर अपने ही जैसे वाटर को मतलब अपने ही जैसे कंपाउंड का आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करवा रहा होता है, तो इसीलिए हम इस वाटर की इस प्रॉपर्टी को कोहेसिव फोर्स का नेम देते हैं। लेकिन वाटर के अंदर सिर्फ कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती बल्कि इसके अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। मीन्स ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है। कैसे, लेट सपोज हमारे पास एक ग्लास है जो कि स्टील का बना हुआ है, ठीक है। वी नो के स्टील के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड होते हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें मौजूद होता है आयरन। अब जब मैं वाटर को इसके अंदर स्टील के ग्लास में पुट करूँगी, वी नो के वाटर और वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर कोहेसिव फोर्स है। लेकिन
आपने नोट किया होगा कि वाटर स्टील के ग्लास से भी कुछ ना कुछ जाकर स्टिक हो जाता है। अब जब ये वाटर का मॉलिक्यूल स्टील के गिलास से मतलब आयरन के साथ जाकर स्टिक हो गया, तो नोट करें ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमिलर है। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई है, दिस इज द एडहेसिव फोर्स। नाउ कोहेसिव फोर्स, वाटर की जो कोहेसिव फोर्स वाली प्रॉपर्टी है या एडहेसिव फोर्स वाली प्रॉपर्टी है, ये हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में किस तरीके से हेल्पफुल है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ थ्रू द हेल्प ऑफ द प्लांट्स। लेट सपोज मैंने बनाया है प्लांट, ठीक है। प्लांट के कुछ लीव्स मैंने बना दिए और यहाँ मैंने बना दी इसकी रूट्स। हमें पता है कि हम प्लांट्स को जो वाटर देते हैं वो देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द रूट्स, यानी कि हम सॉइल के अंदर वाटर दे रहे होते हैं। वाटर जो है वो सॉइल के थ्रू देते हैं। अब होता क्या है, हमें पता है कि जब हम वाटर सॉइल के थ्रू देते हैं तो ये वाटर सॉइल से जाते हुए रूट के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता आए कि रूट से लीव तक जो वाटर गया वो किसके थ्रू जाएगा, तो याद रखिएगा वो जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है, ठीक है। अब ये जाइलम टिश्यू के थ्रू तो चला गया, बट ये कैसे गया, देखें जब हमने रूट्स को वाटर दिया, तो वाटर जब रूट्स के थ्रू जाता है स्टेम में या रूट्स में भी जाएगा, तो वाटर और वाटर के बीच में जो फोर्स जनरेट है उसको तो मैंने कोहेसिव फोर्स का नेम दे दिया। लेकिन साथ साथ ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस स्टेम के साथ भी जाके कुछ ना कुछ क्या हो रहेंगे, स्टिक हो रहेंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल और स्टेम के मॉलिक्यूल दोनों क्या डिफरेंट है, तो इसके बीच में जो फोर्स पाई जाएगी वो कौन सी होगी, एडहेसिव। तो इन्हीं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की कॉम्बिनेशन से मिलते हुए आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो वाटर है, वो इजीली लीव्स तक पहुंच जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं। वी नो कि हमारा जो ब्लड है वो मेजरली बना होता है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है कि ब्लड जो है वो जाता है किसके थ्रू, ब्लड वेजल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। जब ब्लड जाएगा ब्लड वेजल्स के थ्रू, एंड वी नो कि इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट है। जब ब्लड के वेजल्स के थ्रू जाता है, साथ में वो ब्लड की वेजल के साथ भी क्या हो रहा होता है, अट्रैक्ट हो रहा होता है। मतलब ब्लड के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होने का मतलब क्या है, हमें पता है ब्लड वेजल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या डिफरेंट है और वाटर का स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है। जब भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए, इट मीन्स यहाँ जो फोर्स जनरेट हो रही है वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है, और ऐसी फोर्स को हम एडिशन फोर्स का नेम दे रहे होते हैं, और इसी की हेल्प से हमारा ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। कमिंग लेक्चर के अंदर मैं आपको जो रिमेनिंग हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बताऊंगी, जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, उसके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन है, या डिफरेंट वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर के अकॉर्डिंग या इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिस भी टाइप की कन्फ्यूजन है मैं उसके ऊपर शॉर्ट अपलोड करके आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी कोई लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।